Welcome dear student, welcome to this video. As you know, we are talking about the physical processes which takes place during the process of absorption of water and mineral in a plant. जो भी हम हमारा चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन, जिसमें हम अभी तक के ये बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से वाटर और मिनरल सब्सटेंसेस जो है वो रूट एब्जॉर्ब करती है, जिसमें हमने देखा कि 3 फिजिकल प्रोसेसेस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वी हैव सीन अबाउट इम्बिबिशन, उसके बाद में वी हैव सीन अबाउट डिफ्यूजन, और आज हमें देखना है ऑस्मोसिस। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस जो है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में एंट्री करता है ना। हाउ कम पानी जो है वो सेल के अंदर एंटर करता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो ये जो भी पूरी प्रोसेस है ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हमें पता है कि अच्छा यहाँ पे सबसे पहले कि जो भी ऑस्मोसिस है ये भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है। यहाँ पे डिफ्यूजन किसका हो रहा है? सॉल्वेंट का हो रहा है। कैसे हो रहा है? फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया। और डिफ्यूजन में भी हमने देखा था कि मॉलिक्यूल, एटम या फिर आयंस का अगर जो है वो मूवमेंट होता है उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया में, तो उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्वेंट जो है वो मूव कर रहा है उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया में, इसीलिए इसे कहा है कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन जो वाटर का या सॉल्वेंट का मूवमेंट कैरी आउट करता है फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, जैसे कि आपको पता है कि प्लांट सेल में सबसे बाहर की जो वॉल होती है दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल फॉर एवरी सब्सटेंस। वहीं जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। तो जहाँ पे यहाँ पे जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में कहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कहा है। ठीक है, देन जो भी साइटोप्लाज्म है, एज वी नो साइटोप्लाज्म में सिर्फ पानी नहीं होता, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। वहाँ पे मिनरल्स होते हैं, शुगर होता है, सॉल्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। इस वजह से वहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो भी सॉल्यूशन रहेगा ये कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्गर रहेगा। स्ट्रॉन्गर क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड किसे कहते हैं हम? जिसमें जो भी सब्सटेंस है, मतलब सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है वो ज्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड, जिसे हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है और सोल्यूट की मात्रा कम होती है। जैसे एज वी नो कि अगर आप सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन का अगर आप देखोगे तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या है? यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। ठीक है, और सोल्यूट जो है वो क्या है? इट मे बी मिनरल, इट मे बी शुगर, कोई भी सब्सटेंस होगा। तो जिसमें सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है और सॉल्वेंट की मात्रा कम होती है, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। और जिसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होता है उसे हम डाइल्यूट कहते हैं या वीकर सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है इसमें मिनरल, शुगर और सॉल्ट और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहने की वजह से ये स्ट्रॉन्गर या फिर मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, जो सेल के अंदर की बात है। ठीक है, वहीं जो भी सॉल्वेंट है इसी वजह से आसानी से उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन, सेल के बाहर पानी की मात्रा ज्यादा है और सेल के अंदर पानी की मात्रा कम है, जिसकी वजह से आसानी से पानी अपने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से कहाँ मूव करेगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया में। या फिर हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे देयरफॉर सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम इट्स वीकर सॉल्यूशन। वीकर सॉल्यूशन से वो कहाँ पे मूव कर रहा है? फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन, जो कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, थ्रू सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स वीकर सॉल्यूशन टू स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन, ये एक हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। उसी को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे यही कहा है कि ये जो मूवमेंट है सॉल्वेंट की उसे क्या कहा गया है? ऑस्मोसिस कहा गया है। ऑस्मोसिस जो है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ वाटर,
वाटर कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, उस बेसिस पे इसके तीन मतलब सॉल्यूशंस जो हैं वो तीन टाइप के सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई किए गए हैं कि कहाँ पे पानी ज्यादा रहेगा, कहाँ पे पानी कम रहेगा। ठीक है, सबसे पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब पानी बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर कम है तो वो कहाँ मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, या हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि ये क्या है, वीकर सॉल्यूशन है। ठीक है, और सेल के अंदर में क्या है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है, या हम बोल सकते हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दूसरे सब्सटेंसेस की मात्रा ज्यादा है। तो जब पानी का मूवमेंट हो रहा है बाहर से अंदर की तरफ, देन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देन दूसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, सेल के अंदर पानी ज्यादा था और सेल के बाहर पानी की मात्रा कम, जिसकी वजह से पानी जो है वो सेल से कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ मूव कर रहा है। देन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब जब सेल में पानी कम रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपो। हाइपो मतलब बिलो, कम। हाइपर कब कहेंगे, जब सेल में पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, और सेल में अगर पानी ज्यादा है तो वो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। अगर सेल में पानी कम है तो वो क्या होगा, बाहर से पानी अंदर की तरफ आएगा। एंड द थर्ड वन इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या हो रहा है, आइसोटोनिक में सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों जगह जो है वो क्या है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। ऐसी कंडीशन में देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर, या फिर देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों तरफ पानी की मात्रा समान है। ठीक है ना, जब हाइपोटोनिक कंडीशन होगी ऐसे समय में जब सेल के अंदर पानी भरते चले जाएगा, जिसकी वजह से सेल फूल जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज टर्जिड कंडीशन। जब सेल जो है वो पानी से भर जाता है, जिसकी वजह से उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो खिंच जाती है और सेल फूल जाता है बिकॉज ऑफ फुल ऑफ वाटर, उस कंडीशन को टर्जिड कंडीशन कहा जाता है। जब सेल में से पानी बाहर जाएगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ जाएगी क्योंकि उसमें पानी कम हो जाएगा, ऐसे समय में जो सिकुड़ी हुई सेल मेम्ब्रेन होती है, दैट कंडीशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज फ्लैसिड कंडीशन। मतलब जब सेल स्ट्रेच्ड है, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रेच है, फुल ऑफ वाटर है, उसे टर्जिड कंडीशन कहा जाता है। जब वो सिकुड़ जाता है तो उसे फ्लैसिड कंडीशन कहा जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इनसाइड द सेल, द सॉल्यूशन में बी हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या फिर आइसोटोनिक। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ पे वही कहा है, आइसोटोनिक में नाइदर गेन नॉर लॉस ऑफ वाटर, ना ही पानी अंदर आएगा ना ही पानी बाहर जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल इज सेम। बाहर और अंदर दोनों जगह पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो मात्रा है वो बिल्कुल समान है। ठीक है, देन ऑस्मोसिस के टाइप, ऑस्मोसिस के दो ही टाइप हैं। ठीक है, एक एक्सोऑस्मोसिस और दूसरा है एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस मतलब जब पानी क्या होगा, बाहर जाएगा। ठीक है, और एंडोऑस्मोसिस मतलब क्या, जब पानी अंदर आएगा। एक्सो मतलब बाहर, आउटसाइड, एंड एंडो मतलब इनसाइड। तो एक्सोऑस्मोसिस में देखो, व्हेन सॉल्वेंट मूव आउट ऑफ द सेल, सेल से जब वो बाहर जाएगा, ऐसे समय में जो सेल है वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। मतलब कंडीशन क्या रहेगी, फ्लैसिड। दूसरा है एंडोऑस्मोसिस, जब पानी सेल के अंदर आएगा, ऐसे समय में सेल फूल जाएगा, जिस कंडीशन को क्या कहा जाएगा, टर्जिड कंडीशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। एक या तो सेल के बाहर जाएगा, दूसरा या तो सेल के अंदर आएगा। बाहर इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस, अंदर आता है देन इट इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस। देन टर्जिडिटी इंक्रीजेस द टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल। अब जब सेल जो है, सेल के अंदर पानी की मात्रा भरपूर हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो भी अंदर का जो प्रेशर है वो किसके ऊपर एक्सर्ट होगा, क्योंकि जब सेल फूल जाएगा तो वो फूलेगा कब, जब वो सेल वॉल क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रेच होगी। तो स्ट्रेच कब होती है, जब उसके ऊपर क्या डाला जाता है, प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक गुब्बारा फुला रहे हो तो जितनी हवा आप उसमें डालते हो वो हवा अंदर जाने के बाद में उस गुब्बारे के वॉल को पुश
करती है जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ता है। सेम हैपन्स विथ टर्जिडिटी, जब सेल के अंदर पानी की मात्रा बढ़ेगी तो वो सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा एंड दैट प्रेशर विल बी कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। उसे क्या कहा जाएगा? टर्गर प्रेशर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टीपी। ठीक है, टर्गर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। पानी जो है उसके भरने की वजह से जो प्रेशर, जो दबाव किसके ऊपर डाला जाएगा? सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के ऊपर, उसे टर्गर प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, देन इन फुल्ली टर्जिड सेल डीपीडी इज जीरो, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, ये हम पढ़ चुके हैं। जब क्या हो रहा है कि सेल पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है, ऐसे समय में डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट जो है ये क्या है? जीरो, इट बिकम्स जीरो। ठीक है, then cell wall is rigid and exert a counter pressure on the cell called cell wall pressure। now देखो क्या बोल रहे हैं, जो भी अंदर का प्रेशर वॉल के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जो सेल वॉल है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होती, रिजिड होती है। रिजिड मतलब कड़क होती है, जिसकी वजह से वो अपना शेप चेंज नहीं करता। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके ऊपर प्रेशर अगर आ रहा है तो वो सेम प्रेशर जो है वो अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ जो है वो एक्सर्ट करता है एंड वो जो प्रेशर है उसे क्या कहा जाएगा? वॉल प्रेशर। मतलब अंदर का पानी जब वॉल के ऊपर प्रेशर डालेगा तो उसे टर्गर प्रेशर कहा जाएगा। और उस प्रेशर से बचने के लिए सेल वॉल जो उस टर्जिडिटी के ऊपर प्रेशर डालेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज वॉल प्रेशर, WP। ठीक है, इन फुल्ली टर्जिड सेल TP इज इक्वल टू WP। मतलब जब सेल पूरा पानी से भरा हुआ है तो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। जितना अंदर से प्रेशर वॉल के ऊपर जाएगा उतना ही वॉल प्रेशर अंदर डालेगा। दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, बट दोनों का जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। मतलब अंदर से प्रेशर, टर्गर प्रेशर जो है वो बाहर की तरफ एक्सर्ट कर रहा है और वॉल प्रेशर अंदर की तरफ। तो दोनों जो है वो प्रेशर इक्वल रहेंगे, बट फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा? अपोजिट। देन ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहा जाता है? द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस की वजह से जो भी प्रेशर क्रिएट होता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। इट इज अ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू द सेल। ये वो प्रेशर, अब ऑब्वियसली अगर सेल के अंदर पानी या सॉल्वेंट मतलब ज्यादा है तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसकी वजह से अंदर और दूसरा सॉल्वेंट या और मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो तब क्रिएट होता है जब सेल में और सॉल्वेंट की एंट्री ना हो। ठीक है, देन यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर किया है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ठीक है, मतलब अगर आपको डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसका फॉर्मूला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। और हमें पता है कि टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, तो हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस WP। इट मे बी TP या फिर WP, क्योंकि TP और WP दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, जब अब दो कंडीशन है, एक या तो सेल में पानी भरा हुआ रहेगा या तो सेल में पानी भरा हुआ नहीं रहेगा। अगर सेल में पानी भरा हुआ नहीं है देन इट इज कॉल्ड एज फ्लैसिड। फ्लैसिड कंडीशन में जब सेल के अंदर पानी ही नहीं है तो टर्गर प्रेशर रहेगा क्या? नहीं, तो TP क्या है? जीरो। अब TP अगर जीरो है, TP अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा? DPD will be equal to OP, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट डायरेक्टली विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा, जब सेल क्या है? टर्गर, मतलब जब उसमें बहुत ज्यादा पानी है, मतलब पूरा पानी से भरा हुआ है, ऐसे समय में हमने अभी बात की कि DPD विल बी इक्वल टू जीरो। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट वहां पे क्या रहेगा? जीरो। तो क्या हो जाएगा? टर्गर प्रेशर विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक
प्रेशर। तो इस तरह से इसे फॉर्मूले के वे में एक्सप्लेन किया है कि जब पानी सेल में पानी है या नहीं है तो क्या होगा, ठीक है, कौन सा प्रेशर एक्सर्ट होगा। देन दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, टर्गर प्रेशर इसीलिए होता है ताकि सेल पूरी तरह से फूल जाए और सेल का जो शेप है वो मेंटेन रहे, ठीक है। देन इसके बाद में दूसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होना क्यों जरूरी है या ऑस्मोसिस की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऑस्मोसिस नहीं होगा तो सेल जो भी प्लांट सेल है उसके अंदर पानी नहीं आएगा, तो एक जगह हायर कंसंट्रेशन एरिया और एक जगह लोअर कंसंट्रेशन एरिया ऑफ सॉल्वेंट क्रिएट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी सेल के अंदर पानी एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे वही कहा है कि ऑस्मोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट सेल। अगर ऑस्मोसिस नहीं होगा तो रूट सेल्स वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सो इन दिस वे यहाँ पे ऑस्मोसिस विच इज द थर्ड फिजिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय द प्लांट, ये हम यहाँ पे आज हमने देखा इस वीडियो के थ्रू। इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।